अगर कोई व्यक्ति किसी ऊंचाई तक पहुंचा है, किसी विशेषता को उसने हासिल किया है, कोई खास पहचान बनाई है और या कहिए कि जीवन में सफलता के आसमान छुए हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि हर कोई व्यक्ति उस स्थिति तक पहुंच सकता है। लेकिन हमारी कमज़ोरी क्या है कि हम चाहते हैं, लेकिन चाहने के बाद भी उस कार्य के लिए जितने प्रयास किए जाने चाहिए वो नहीं करते हैं। और असफलता का एक ही अर्थ है कि सफलता के लिए की गई कोशिश में कुछ कमी रह गई। यही स्थिति योगाभ्यास में भी अप्लाई होती है। योगाभ्यास में हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर लें, मानसिक शांति मिल जाए, रोगों से निजात मिल जाए, और तो और हम ये भी चाहते हैं कि जब योग से परम पद की प्राप्ति की जा सकती है तो फिर परम आत्म स्वरूप को यानी परमात्मा को हम क्यों न प्राप्त कर लें। निश्चित रूप से बहुत से बच्चों ने, बहुत से युवाओं ने और बहुत से ऋषियों ने उस स्थिति को प्राप्त किया है। हमारे सामने अनेक उदाहरण ऐसे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े और सब कुछ मिल जाए। हम ये भी चाहते हैं कि थोड़ी बहुत कोशिश से हमको वो सब कुछ मिल जाए जो उन लोगों को मिला है। नहीं, हमें उतना ही मिलेगा जितना हमने पुरुषार्थ किया है। प्राणायाम की बात जब हम करते हैं तो क्योंकि हमारे अनेक अधिकांश भाई ऐसे हैं, बहनें ऐसी हैं जो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस स्थिति में भी हम साहस तो नहीं छोड़ेंगे, हम अभ्यास नहीं छोड़ेंगे। हम ये करते हैं कि ताकि आपका मन न टूटे, आपको निराशा का सामना न करना पड़े, इसलिए जब मन में कोई विचार आया है तो उसको तत्काल क्रियान्वित ज़रूर करें। यानी हम ये मानते हैं, बल्कि योग दर्शन ऐसा कहता है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आसन के सिद्ध हो जाने पर प्राणायाम का अभ्यास फलदायी होता है। लेकिन और आसनों में भी ध्यानात्मक आसनों का वहाँ वर्णन है कि ध्यानात्मक आसन में अन्य ग्रंथ भी, चाहे वो घेरण संहिता है, गोरक्ष पद्धति है, या जो इस समय के भी योग के आचार्यों के द्वारा दिए गए ग्रंथ हैं, उनमें यही है कि हमें आसन का अभ्यास अच्छा होना चाहिए और ताकि हम सुगमतापूर्वक शरीर की तरफ से बेखबर होकर के हम निर्भय होकर के बैठ सकें, निश्चिंत होकर के बैठ सकें। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते तो ये सुझाव दिया जाता है कि जैसे भी संभव है आप करिए। आप सुखासन में बैठ जाइएगा, आप कुर्सी पर बैठ जाइएगा, आप अपने नीचे कोई गैजेट लगा करके बैठ जाइएगा, यानी जिस तरह भी आपकी कमर, गर्दन और सिर एक सीध में रह सकते हो तो प्राणायाम कर लें। छूट का मतलब ये नहीं होता कि वही सही विधि है। छूट का मतलब सिर्फ आपकी परिस्थिति में अनुभवी गुरु के द्वारा दिया गया आपको एक अनुमति है, जिससे कि आप धीरे धीरे अभ्यास करते हुए बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी कर लें। आज जिस तरह की हमारी जीवन शैली हो गई है, हम एक चीज़ बस कह देते हैं कि हमसे तो पद्मासन तो होगा नहीं, या हमसे सिद्धासन तो होगा नहीं, और उसका परिणाम यह है कि आप उसके लिए कोशिश नहीं करते हैं। अभ्यास के लिए मैं ये कहता हूँ कि विद्या अभ्यसनेनैव प्रसीदति। विद्या अभ्यास से ही प्रसन्न होती है, तो नहीं होती, इसलिए ज़रूर उसका अभ्यास करना है। हाँ, ज़्यादती नहीं करनी है। पद्मासन न लगाने की वजह से, चौकड़ी मारकर न बैठने की वजह से, उकड़ू न बैठने की वजह से, गैजेट्स पर यानी स्टूल, कुर्सी, इनके ऊपर बैठने की वजह से, या खड़े खड़े अपना काम चला लेने की वजह से हमारे जो आसन में उपयोग होने वाले अंग हैं वो प्राय ढीले पड़ जाते हैं, या फिर वहाँ पर फालतू चर्बी जमा हो जाती है, जिससे आपके लिए फिर उनका प्रयोग आसन में करना मुश्किल हो जाता है। और अक्सर जब हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि आप नीचे आसन लगा करके बैठो, तो प्राय ऐसे करके ही बैठे रहते हैं, यानी घुटने उनके हवाई जहाज की तरह से फैले रहते हैं और वो ज़मीन से नहीं लग पाते। लेकिन केवल 15 दिन भी अगर आप मन से अभ्यास कर लें
कि कहाँ कहाँ कमी है, उसको कैसे ठीक करना है, तो आप पद्मासन आराम से लगा सकते हैं। और पद्मासन लगाने का मतलब है कि ध्यान के अभ्यास की शुरुआत हो गई। पद्मासन का मतलब है कि आपने जो समस्त विकार आपके शरीर के हैं उनसे अपने शरीर का शोधन कर लेने की शुरुआत हो गई। पद्मासन को जब परिभाषित किया जाता है तो कहते हैं कि इदम पद्मासनम प्रोक्तम सर्वव्याधि विनाशनम, यानी सारी व्याधियाँ नष्ट हो जाएंगी अगर हम पद्मासन का अभ्यास अच्छा कर लेते हैं। और इसको ये कहा कि दुर्लभम येन केनापि लभ्यता धीमता लभ्यते भुवि, यानी ये दुर्लभ आसन है। क्यों? क्योंकि ये हर किसी को फ़ायदा दे सकता है। तो क्यों ना इसके लिए कोशिश की जाए। प्राणायाम तभी सफल होगा, तभी फलदायी होगा जब हम उसको पद्मासन या सिद्ध आसन में बैठ करके करने का अभ्यास कर लेंगे। पद्मासन को करने में अड़चन कहाँ आती है, पहले ये सोच लीजिएगा। पद्मासन करने में अड़चन आती है हमारे टखने से, इसको करने में अड़चन आती है हमारे घुटने से, और इसको करने में अड़चन आती है हमारे पेल्विस से, यानी जो फेमर बोन जहाँ ऊपर जाकर के कूल्हे में मिल रही है वहाँ पर जाकर के दिक्कत होती है। तो अगर हम इन हिस्सों को थोड़ा सा अभ्यास दे दें और प्रतिदिन अभ्यास करें तो आप देखेंगे कि आप 15 दिन में नहीं, 1 सप्ताह में ही पद्मासन लगाना सीख लेंगे। लेकिन ये ना सोचें कि 15 दिन गिनने हैं कि अब 15 दिन तो हो गए, आसन तो लगा नहीं। मतलब उन दिनों में अभ्यास ज़रूर करना है। तो कौन कौन सी वो क्रियाएं हैं जिनको करने से हम पद्मासन को सुगम बना सकते हैं, सिद्धासन को सुगम बना सकते हैं, क्योंकि दोनों लाभ हमें इन आसनों से मिलते हैं। पहला तो मैंने अभी बताया पद्मासन को व्याख्या दे करके, और दूसरा लाभ मैंने कहा कि मोक्ष कपाट भेद जनकम सिद्धासनम प्रोच्यते। ये जो पद्मासन में बैठ करके किए जाने वाला प्राणायाम है, वे जो पद्मासन में बैठ करके किए जाने वाला ध्यान है, जो समाधि की अवस्था हमारी आती है, वो हमारे मोक्ष के कपाट खोल देता है। तो इतना सब कुछ हमें इन 2 आसनों से मिल सकता है और हम इनको करने की कोशिश भी नहीं करते। ये सोचते हैं कि हमें हाथों हाथ प्राणायाम की सिद्धि मिल जाए। आइए करते हैं कौन कौन से क्रियाएं हैं जो सुगम बनाएंगी हमारे पद्मासन को। इसमें मैं लेट करके, क्योंकि बैठ करके भी कर सकते हैं, लेकिन आज अधिकांश लोग वो भी हैं जिनकी कमर में प्रॉब्लम रहती है, तो कमर को भी आराम मिले और पद्मासन की भी तैयारी हो जाए। कमर में जकड़न लिए बिना हम पद्मासन की तैयारी कर सकें, इसलिए क्योंकि ये वो सेशन है जो मैं आपका ले रहा हूँ जो फॉर ऑल है। हर व्यक्ति, कोई भाई इसको साउथ इंडिया में बैठे देख रहे हैं, कुछ विदेश में देख रहे हैं, कोई देश के अलग अलग भागों में देख रहे हैं, तो और कुछ रोगी देख रहे हैं और कुछ वो भी देख रहे हैं जिनका शरीर बहुत जड़ हो चुका है, पकी हुई उम्र के हैं, कमर में उनकी प्रॉब्लम है। तो किसी भी तकलीफ़ को बढ़ाए बिना हम कैसे पद्मासन को आसान कर सकते हैं, वो इन क्रियाओं से आप सीख लेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इसको ईमानदारी से करेंगे तो आपका पद्मासन लगने लगेगा और आपको उत्साह बढ़ेगा कि अब मैं प्राणायाम बहुत अच्छे से सीखूंगा। शुरुआत करते हैं टखने से ही। आप अपने शरीर को आराम से अपने आसन पर लिटा दीजिए और कोई भी अभ्यास शुरू करने से पहले आप अच्छे से एक बार अंगड़ाई ले सकते हैं, जिससे कि पूरे शरीर में जो नस नाड़ियाँ हैं वो चेतन हो जाएंगी। और अब सबसे पहला काम कर लीजिए, आप पैरों को ऐसे थोड़ा खोल लें और पैरों को थोड़ा खोल करके अपने पंजों को अपनी तरफ इस प्रकार से खींचिए और फिर नीचे की तरफ खींचिए। इसको 5 से 10 बार तक इस प्रकार हिलाएं, आगे पीछे, और फिर ढीला छोड़ दें। जो भी क्रिया आप करेंगे उसमें गिनती पूरी नहीं करनी है, उसमें जो क्रिया है उसके साथ विड्रॉ भी करना है, ताकि उस ओर जो हमारा प्रभावित अंग है उधर रक्त का संचार एकदम अच्छे से खुल जाए और चेतन हो जाए वो हिस्सा। अब दूसरा अभ्यास यहीं पर हम करते हैं, इसको हम ऐसे चक्राकार घुमाएंगे।
यानी एड़ी पर पंजे से 0 बनाना है। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन ये आसान सी चीज़ें आपकी कठिन चीज़ों को भी आसान बना देंगी। फिर ढीला छोड़ दीजिए और अब रिवर्स साइकिल यानी उल्टा अभ्यास करेंगे, ऐसे यानी टखने से रिवर्स साइकिल, इस तरह से। फिर ढीला छोड़ दीजिए 5 से 10 बार केवल। इसके बाद पैरों को मिला लीजिए और फोल्ड कर लीजिए, ऐसे। हमें अपने पैरों को पकड़ लेना है, यानी जंघा को पकड़ लेना है और पैर को, यानी क्योंकि घुटने पे, ताकि घुटना भी हमारा सहयोग करे पद्मासन में, इसकी तैयारी यहाँ करनी है। अपने पैर को ऐसे पकड़ लें, ऊंचा उठा लें और फिर इसको फोल्ड अनफोल्ड, फोल्ड अनफोल्ड। मतलब अनफोल्ड जब हम इसको करते हैं तो पैर इतने सीधे हो जाने चाहिए कि आपके पैर पर कोई गमला भी रख दे तो गिरे नहीं, ऐसे। इसको भी इसी तरह से 5 से 10 बार तक मूवमेंट दीजिए। इतना करने के बाद पैरों को वापस ज़मीन पर ले जाएं और ढीला छोड़ दें। पूरा पेट ढीला छोड़ दीजिए, कूल्हे, घुटने, पैर सब ढीले। इसके बाद फिर हम एक पैर को लेते हैं, यानी इस तरह से पैर को पकड़ लेंगे। बाएं पैर को पकड़ा है मैंने, और फिर अपर जो लेग है इसको फिक्स रखते हुए घुटने से नीचे वाले हिस्से को ऐसे घुमा करके 0 बनाना है। यानी ऊपर का हिस्सा फिक्स रहेगा और नीचे वाले से 0 बनाना। फिर इसी तरह से रिवर्स मूवमेंट दीजिए, ऐसे। ये फिर फैला दिया पैर और ढीला छोड़ दें। प्रयत्न शैथिल्यम यानी बदन का ढीला छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इस बार हम दूसरे पैर को पकड़ते हैं, इसी तरह से अपर लेग को फिक्स रखेंगे और नीचे वाले को बड़ा 0 बनाएंगे, ऐसे। बाहर की तरफ से पूरा राउंड देना और फिर ऐसे ही भीतर की तरफ से पूरा राउंड देना। ये भी 5 से 10 बार का मूवमेंट बहुत होता है। अधिक व्यायाम भी हमें नुकसान देता है। जैसे भोजन एक साथ बहुत सारा खा लेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं है, आप उसको दिन में 3-4 बार करके खाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। फिर इसके बाद हम अगली क्रिया लेते हैं, तो इसमें पैर को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और अपने हाथ से, मैंने दाहिने हाथ से बाएं पैर को पकड़ लिया है और बाएं हाथ से मैंने घुटने को पकड़ा हुआ है। इसमें कूल्हे से घुटने को ढीला कूल्हे से पैर को ढीला छोड़ करके घुटने को सीने की तरफ लाना और फिर वापस ज़मीन तक ले जाने की कोशिश करनी, ऐसे। हाथ का भी सपोर्ट लें, इससे जो हमारे फ्रोजन शोल्डर हैं उनको भी आराम मिलेगा, क्योंकि कंधे को भी, कोहनी को भी खूब काम करना पड़ेगा, ऐसे। यानी मेरे इसका जो पंजा है वो पकड़ा हुआ है दाहिने हाथ से और कूल्हे से ढीला रखते हुए पैर को मूवमेंट दे रहा हूँ। ये करें। इसको भी 5 से 10 बार करके पैर को वापस फैला दीजिए और फिर दूसरे पैर को इसी तरह से पकड़ लें। अब आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि मैंने बाएं हाथ से दाहिने पैर को पकड़ लिया है, ऐसे कि एड़ी मेरी जंघा में लगी हुई है। अब इस घुटने को फोल्ड करना और अनफोल्ड करना, यानी घुटने को सीने के पास लाना और फिर वापस ज़मीन पर ले जाना, ऐसे। ये मूवमेंट हमारा होगा। धैर्य से अभ्यास किया जाए, मनोयोग से किया जाए और पूर्ण करने की कोशिश करनी है। ये ना सोचे घुटना अब इससे नीचे तो मेरा आ ही नहीं रहा है, अगर वो आता तो अभ्यास ही क्यों करते। तो इसलिए आ नहीं रहा है तो लाना है उसको। ढीला छोड़िए, जितना कूल्हे को ढीला छोड़ सकें
और फिर उसी तरह से इसको वापस छोड़ देते हैं। फिर ढीला छोड़ दें, कूल्हे को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, घुटनों को ढीला छोड़ दें, टखनों को ढीला छोड़ दें। अब नेक्स्ट अभ्यास है, इसमें फिर से ऐसे ही पकड़ेंगे हम पैर को और ऐसे ही पकड़ेंगे घुटने को, ठीक है, ऐसे। अब कूल्हे को बिल्कुल ढीला रखते हुए हमें सर्कुलर मूवमेंट देना है, यानी जो गेंद और प्याले वाला जोड़ जैसे होता है ना कंधे पर, ऐसा ही जोड़ यहाँ कूल्हे पर है। तो पैर की हड्डी कूल्हे में घुसी हुई है, तो इसको हम ऐसे बड़ा जीरो बना करके घुमाते हैं ऐसे। तो उससे संबंधित जितने भी मसल्स हैं और लिगामेंट्स हैं वो इससे फ्लेक्सिबल भी होंगे और स्ट्रांग भी होंगे। फिर ऐसी रिवर्स साइकिल, ऐसे बड़ा जीरो बनाना, ये। फिर पैर को फैला दें और दूसरे पैर को इसी तरह से पकड़ करके, और फिर जो हमारा दाहिना पैर है उससे पूरा राउंड हम देंगे। इस प्रकार से मूवमेंट चलता रहेगा। और फिर ये भी रिवर्स साइकिल भी इसमें लेना है, यानी पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से मूवमेंट लेंगे। ये कार्य करने के बाद अब इससे क्या है, कूल्हा, घुटना, टखने सब आपके तैयार हो गए हैं पद्मासन लेने के लिए। अब आप कोशिश कर सकते हैं कि पैर को फोल्ड कर लें, दोनों पैरों को, और दोनों पैरों को फोल्ड करके एक पैर को, यानी अपने बाएं पैर को ऐसे, यहाँ अभी भी तो टिकाया था ना, इसको यहाँ टिका लें, और जो दूसरा पैर है फिर इसको पकड़ करके बाएं पैर के ऊपर टिका लें। यानी अब मेरा दाहिना पैर जो है वो बाएं पैर के ऊपर है और जो बायां पैर है वो दाहिने पैर के ऊपर है। ये सुप्त पद्मासन की स्थिति हो गई मेरी। आपको बड़ा आसान हो जाएगा ये अगर इस तरह अभ्यास करेंगे। अब भी ये पद्मासन ही लगा हुआ है, लेकिन मैंने इसको नाम दिया सुप्त पद्मासन। इसके बहुत रूप होते हैं, पद्मासन है, बद्ध पद्मासन है, सुप्त पद्मासन है, गुप्त पद्मासन है, तो सब पद्मासन है। तो अब यहाँ पर इसको और अच्छा रूप देने के लिए और कमर को बहुत निरोग और मजबूत रखने के लिए, क्योंकि पद्मासन में जब आप सीधे बैठेंगे तब भी आपको कमर को मजबूती चाहिए, तो इसमें फिर आप इसको और अच्छा अभ्यास दे सकते हैं। जब ये ठीक से लगने लगे ऐसे जैसे मेरा लगा हुआ है, तब फिर इस पैर को आप थोड़ा सा नीचे की तरफ ढीला छोड़िए, फिर ऐसे वापस ले आइए, यानी इस तरह से मूवमेंट दीजिए। तो ये आपको बहुत अनुकूल हो जाएगा और आप पद्मासन की तो बात छोड़ें, आप बद्ध पद्मासन भी करने लगेंगे। ऐसे 4-5 बार करने के बाद ही आप देखेंगे कि आपका जो पैर है वो पूरा ज़मीन तक जाने लगा है। आप ठीक से लेट सकते हैं आराम से इस स्थिति में भी। तो ये पद्मासन की स्थिति आपकी बन गई। अब आप इसको यहाँ ला करके उठ करके भी पद्मासन खोल सकते हैं और पद्मासन खोल करके भी उठ सकते हैं। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए। कोहनी का सहारा लेते हुए आप उड़ जाते हैं। तो आपने देखा कि जो हमें लग रहा था कि ये तो हमसे नहीं होगा, तो वो इन छोटी छोटी क्रियाओं का सपोर्टिंग क्रियाएं कहलाती हैं और पवन मुक्त क्रियाएं हैं। यानी जो अवरोध हमारे शरीर में हैं, चाहे वो जकड़न की वजह से हैं, मोटापे की वजह से हैं, और या फिर वायु की वजह से हैं। वायु का अवरोध बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वो आदमी को ज़रूरी नहीं कि मोटा आदमी है वो नहीं कर पा रहा है, पतले आदमी भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वायु के अवरोध जो हैं उनको परेशान करते हैं। तो आपने टखने का अभ्यास, घुटने का अभ्यास, कूल्हे का अभ्यास, और मैंने उसको और आसान बनाने के लिए आपको बताया कि लेट करके आप अभ्यास करिए और लेट करके ही पद्मासन की शुरुआत करिए। फिर आप देखेंगे कि आप आराम से बैठ करके सुखपूर्वक पद्मासन लगा करके बैठ जाएंगे आराम से। ऐसे अब मैं बेफिक्र हूँ क्योंकि मेरा पद्मासन ठीक लगा हुआ है, कमर सीधी है, लंग्स की पोजीशन सही है और कमर, गर्दन और सिर एक लाइन में हो गए हैं। तो ये मेरी राइट पोजीशन है प्राणायाम को करने की। अब जब मैं प्राण की गहराई में जाऊंगा इस अभ्यास को करते समय,
तो मैं बाकी शरीर की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हूँ, यानी कहीं कोई दुखान, कोई जकड़न, कुछ नहीं। वरना क्या होता है कि आप ज़बरदस्ती बैठ करके प्राणायाम करते हैं तो फिर ध्यान तो तकलीफ में लगा रहता है और हम अभ्यास में गहरा नहीं पाते। तो इसलिए कहते हैं कि साधक का जो है ना, ऐसे ध्यान अभ्यास में होना चाहिए जैसे पीड़ा वाले व्यक्ति का ध्यान पीड़ा में लगा रहता है। तो आप पीड़ा वाले व्यक्ति मत बनिए, आप आनंद वाले व्यक्ति बनिए और जिधर से चाहें आप स्विच ऑफ कर सकते हैं अपना, यानी शरीर की तरफ से बेफिक्र होकर के प्राण के ऊपर आ जाएं, प्राण की तरफ से बेफिक्र होकर के आप ध्यान में चले जाएं। और ध्यान का मतलब ही है कि आपे को खो देना और पूरी तरह से आनंद की अवस्था में, परम आत्म में लय हो जाना।